हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ पर साथ मिलकर क्या करते हैं बच्चों, आप और मैं यहाँ साथ में मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के नए नए न्यू इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स को और साथ में मिलकर बनाते हैं अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे कि आप जानते हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2। और आज है हमारा लेक्चर 5। 4 लेक्चर्स में हम बहुत कुछ पहले ही डिस्कस करके आए हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को डिस्कस करना। चैप्टर का टाइटल ही आपको बहुत कुछ बता रहा है। क्या छुपा है इसमें? इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर ये कह रहा है, टाइटल आपको बता रहा है क्या जो हमारे आसपास चीजें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि ये सब मैटर है, राइट। क्या वो मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो प्योर है या फिर नहीं है, राइट। यही हमें सीखना है। तो बेसिकली हमने क्या किया है इस चैप्टर में, मैटर को क्लासिफाई किया 2 फॉर्म्स में, प्योर या फिर मिक्सचर। अब देखिए क्या मतलब है इसका। मैटर जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला क्या है, प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस की तरह प्रेजेंट हो सकता है। प्योर सब्सटेंस की तरह जब वो है तो उसमें क्या होगा, सभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वो प्योर है, राइट। वहीं दूसरी तरफ हमने पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा जो प्योर सब्सटेंसेस है, जब आप उन्हें मिक्स कर देंगे, साथ में मिला देंगे, तब क्या बन जाएगा, मिक्सचर्स बन जाएंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा है क्या कि जो ये प्योर सब्सटेंस है इसकी भी क्लासेस हैं। क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, हमारे आसपास जो चीजें बनती हैं उसमें से कई चीजें बहुत सारी किससे बनती हैं, अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई होती हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। और उसमें से कई ऐसे हैं जो स्पेशल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि शाइनी होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आते हैं मेटल्स की कैटेगरी में, ओके। और कई ऐसे होते हैं जो ये सब प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाते, ना तो वो शाइनी हैं, ना ही वो एलिमेंट्स डक्टाइल होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, राइट। वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मिक्स होती हैं इन दोनों की। वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स के जैसी दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के जैसे दिखाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। वहीं हमने मिक्सचर में देखा कि ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को हम बोलते हैं जिसकी होती है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट। कैसी कॉम्पोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन
थ्रू आउट द मिक्सचर, किसकी? होमोजीनियस मिक्सचर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास में पानी लेंगे और उसके अंदर सॉल्ट या शुगर, कुछ भी ले लो, नमक ले लो या फिर चीनी ले लो, और उसे डिसॉल्व कीजिए, तब आप क्या देखेंगे कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, राइट। अब क्या करना है, उसको किसी दूसरे इंसान को दे दीजिए और उससे पूछिए कि जरा देखकर बताइए कि इस पानी के अंदर कुछ डाला है या नहीं डाला है। तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इस पानी के अंदर जो है नमक या चीनी डाली गई है। क्यों नहीं समझ आएगा? क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होगा? क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर में जाकर एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होमोजीनियस मिक्सचर बना चुका है, इसलिए नहीं पता चल रहा, राइट। वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं? जिनकी होगी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब वो देखने में वो मिक्सचर हर तरीके से आपको एक जैसा नहीं लगेगा, राइट। अलग अलग कंपोनेंट्स नजर आएंगे। होमोजीनियस के अंदर क्या होगा? हमारी इनडिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ मैम इनडिस्टिंग्विशेबल का? मतलब ये बच्चे कि आप अलग अलग से उसके कंपोनेंट्स को नहीं देख पाते हैं, राइट। जब चीनी घोली पानी के अंदर, तब आपको क्या चीनी अलग से और पानी अलग से दिखाई देती है? होता है क्या ऐसा? नहीं होता। यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स हैं किसके? इस मिक्सचर के, जो आपने बनाया चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करके, तभी तो वो कहलाता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, वही हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल लें अगर हम, तो आप एक ग्लास में पानी लें और उसके अंदर सैंड या फिर सॉइल डाल दो, मिट्टी डाल दो, आप उसे घोलेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही रख दो, आपको क्या दिखेगा? सैंड अलग से और वाटर अलग से साफ साफ नजर आ रही है, राइट। आप किसी और के सामने ले जाकर भी पूछेंगे कि बताओ तो जरा मैंने पानी में क्या डाला, तो वो भी फटाफट बता देगा, अरे पानी में मिट्टी क्यों डालकर लाए हो, राइट। तो इससे ही पता चल रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप बड़े आराम से बता पा रहे हैं कि आपने किन दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, मिलाया है। लेट्स रिवाइज। अब देखते हैं लास्ट 4th लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने। व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसके पार्टिकल्स कैसे थे, वो ना, या तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे थे? ऐसे पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से तो बड़े थे साइज में, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे भी थे। ठीक है। और एक कोलॉइड के अंदर क्या होता है? एक डिस्पर्सिंग मीडियम सस्पेंड या डिस्पर्स होता है डिस्पर्सिंग फेस में। ये क्या है? पार्टिकल साइज का कंपैरिजन। पहले हम क्या पढ़कर आए हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर हमने सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ा था, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। और कोलॉइड क्या है? क्या ये होमोजीनियस है या ये हेट्रोजीनियस है? ये असल में देखने में तो हमें लगता है क्या? एक होमोजीनियस मिक्सचर, पर ऐसा होता नहीं है।
ये भी क्या है? कॉलॉइड हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है? कॉलॉइड के अंदर एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, वो क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज एक तरीके के आपका सॉल्यूट के जैसा ही होता है, जो कि क्या करता है? डिस्पर्स फेज जाकर सस्पेंड हो जाता है या फिर डिस्पर्स होता है किसमें? डिस्पर्सिंग मीडियम में। फॉर एग्जाम्पल, जब बनते हैं क्लाउड्स, आपके बादल, तब क्या होता है? उसमें लिक्विड जो है देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बादल बनते हैं, तब क्या होता है? आपका जो लिक्विड है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और वो जाके किस डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स हो जाता है? एयर या फिर गैसेस में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिससे जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है पार्टिकल्स की वजह से, किसके पार्टिकल्स? जैसे कि कोलॉइड के पार्टिकल्स या फिर सस्पेंशन के पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, लाइट रे को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से उसका पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड पढ़ी हमने, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि जो पार्टिकल्स है ना, उन्हें हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते कोलॉइड के पार्टिकल्स को। और दूसरा क्या था? इसके पार्टिकल्स जो हैं स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, राइट? वो तो सॉल्यूशन के पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, तभी तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर पाते हैं, जो कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं कर पाते। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड देखें, देन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओवरव्यू देखिए, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ना है हमें, जिसके अंदर आती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। अभी ये सारी प्रोसेसेस हमें पढ़नी है कि इनमें क्या किया जाता है, राइट? तो ये सारी प्रोसेस, सबसे पहली बात, यूज क्यों की जाती है, क्यों करनी है हमें ये सारी चीजें? जवाब क्या आएगा? क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि जो एक मिक्सचर है, क्या है बच्चे? मिक्सचर है, ये किससे बना है? डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करके बना है, राइट? और जिन जिन चीजों से मिलाकर इस मिक्सचर को बनाया जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, राइट? अब जो ये मिक्सचर बना है, हमें क्या चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं,
राइट। जिन प्योर कंपोनेंट से ये मिक्सचर बनाया गया है मिलाकर, वो सभी हमें अलग अलग चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे सेपरेशन से। सेपरेशन करना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स का। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, प्रोसेसेस को यूज करते हैं ताकि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर मिल पाए। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी यूज कर पाए, वरना तो हम सिर्फ मिक्सचर को ही यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो उनके भी तो डिफरेंट यूजेस पॉसिबल हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है कि हम ये जानें कि किसी भी मिक्सचर के अंदर सेपरेशन कैसे की जाएगी कंपोनेंट्स की। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? दूध में से मलाई कैसे निकलती है, राइट? कैसे मक्खन बनता है? ऐसे। वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। अलग अलग जो दूध होता है उसमें जो फैट का कंटेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी में क्या करना है? टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, centrifuge it using the centrifugation machine for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home using a milk churner. Milk churner मतलब ये क्या कहते हैं इसे हम घर पे? मथनी, जिससे दूध को ऐसे फेट फेट के क्या बना देते हैं? मलाई, मक्खन, बटर बनाते हैं, राइट। इसमें चर्न करके, फेट फेट के, घुमा घुमा के, राइट। और यही नहीं, इसकी क्या होती है? एक हमारे पास प्रॉपर लैब में एक मशीन होती है। वो क्या करती है? वो ऐसा करती है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर दूध को रखेंगे और उस मशीन में डालते हैं, राइट, जैसे ही उसे ऑन करेंगे वो क्या करता है? हाई स्पीड से रोटेट करती है मशीन, और उसके बाद आपको क्या मिलता है? जैसे आप स्टॉप करोगे, मिल्क अलग हो जाएगा और क्रीम अलग हो जाएगी। अभी देखेंगे। If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate the cream from the milk and how they make the cheese from the milk. क्या कह रहा है? अगर आपके आसपास कोई डेयरी है, राइट, तो वहां पर जाइए और उनसे पूछिए कि भैया आप जो है ना दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं, या फिर चीज, पनीर कैसे बनाते हैं। तब वो आपको ये दिखा देंगे कि हम इसमें ऐसे फेट फेट के बनाते हैं, राइट। इस टेक्निक का नाम क्या होता है बच्चे? इस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? जो भी हमारा मिक्सचर है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डालकर हाई स्पीड से मशीन के अंदर रोटेट करते हैं। उसके अंदर घूमता है, रोटेट होता है, और उससे क्या होता है? दो जो फेज आपके होते हैं मिक्सचर में प्रेजेंट, राइट, एक चीज हाई डेंसिटी की होगी और एक लो, तो वो अलग अलग अपना हाई और लो डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या है बच्चे? यहां पर हमने क्या दिखाया है? यहां पर हमने लिया है क्या? बिफोर, पहले हमने मिल्क लिया और उसे क्या किया? रैपिडली रोटेटिंग मोटर है किसमें? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। ये क्या है आपकी? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें क्या है? रैपिडली रोटेटिंग मोटर। वो क्या करेगा? जैसे ही आप इसे रखोगे हाई स्पीड में
गोल 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 इसे घुमाएगा। ऐसे हाई स्पीड में घूमने से क्या होगा, ये होगा कि जो दूध है यानी कि मिल्क वो सेपरेट हो जाएगा और जो क्रीम है वो भी अलग हो जाएगी। मतलब दूध में से मक्खन निकल गया, क्रीम निकल गई। कैसे निकली? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से। ठीक है, कैसे आई? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper, right? अगर दूध को लेकर आप फिल्टर पेपर से छानोगे तो क्या होगा? फिल्टर पेपर में कोई पार्टिकल्स आएंगे? नहीं आएंगे, राइट? क्योंकि मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत स्मॉल हैं, तो इसीलिए वो क्या करेंगे? पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो जाएंगे। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। मतलब अगर पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है हमारे पास, जिससे हमने क्या किया था? सैंड और वाटर में से सैंड अलग और वाटर अलग किया था। क्यों हो गया था वहां पर बच्चे? क्योंकि जो सैंड थी उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा था, लार्ज था, राइट? पर यहाँ पे मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, तो वो तो फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन टेक्निक तो फेल हो गई, वो हम यूज नहीं कर सकते। Such mixtures are separated by centrifugation। किससे सेपरेट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। The principle is that the denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly। spun rapidly मतलब जल्दी जल्दी स्पीड में जब घुमाया जाए तब क्या होगा? जो डेंस पार्टिकल हैं, डेंसर पार्टिकल, हाई डेंसिटी, वो कहाँ चले जाएंगे? वो बॉटम में चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पे रह जाएंगे। और ऐसे क्या होगा? आपका जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन के जब टेस्ट किए जाते हैं उस समय ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को लैब के अंदर यूज किया जाता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। मक्खन बनाने के लिए भी तो यूज करते हैं इसे। कब? घर पे या फिर डेयरियों में। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या की जाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। रैपिडली स्पन किया जाता है उसे, ताकि पानी जो है वो अलग हो जाए और कपड़े अलग, जिससे कि क्या होगा? पानी निकल जाएगा सारा का सारा। किस में से? वेट क्लोथ्स में से। तो हम वॉशिंग मशीन में वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। क्या है आपके पास? हमारे पास है एक मिक्सचर, और हमें क्या करना है? हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग करने हैं, राइट? अब आप ये कहेंगे मैम ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, राइट? पर यहां क्या सोचने वाली बात है? मिक्सचर जो है किन से बना है? टू इमिसिबल लिक्विड से। ठीक है,
इमिसिबल का क्या मतलब है? इमिसिबल का मतलब है जो आपस में सॉल्यूबल ना हो, जो डिसॉल्व ना हो, एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, राइट? जो क्या है? नॉन सॉल्यूबल हैं। क्या है? मिलेंगे घुलेंगे नहीं। जैसे कि अगर आप एक ग्लास में वाटर लेंगे, पानी, और उसमें ऑयल डालिए, तब क्या होगा? मिक्स कर लो अच्छे से, चम्मच को लेके पूरा जोर लगा लो कि पानी जो है तेल के साथ मिक्स हो जाए, मिक्सचर बना ले। पर एंड में होगा क्या? क्या रिजल्ट आएगा? वाटर की लेयर अलग बन जाएगी और ऑयल की अलग, राइट? तो इससे क्या पता चला? ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं किए जा सकते, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो हमें देखना क्या है कि अगर दो लिक्विड्स का मिक्सचर आपने बनाया, किसका बनाया? दो लिक्विड्स का अगर मिक्सचर बना है, कौन से लिक्विड? जो कि इमिसिबल हैं, राइट? तो उन्हें हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. क्या करना है? सेपरेटिंग फनल का यूज करना है। ये क्या है सेपरेटिंग फनल? एक एपरेटस है जो हमें लैब में मिलता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है बच्चे। ये क्या कहलाता है? सेपरेटिंग फनल। नाम कहां से आया? सेपरेटिंग फनल। सेपरेशन से ही तो इसका नाम पड़ा है सेपरेटिंग फनल। सेपरेशन के लिए यूज की जाती है, कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे सेपरेटिंग फनल। तो आप क्या करेंगे? केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेंगे और उसे सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed. जब आपने केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाला है, किस में? सेपरेटिंग फनल में, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ना है। क्या करना है? अनडिस्टर्ब्ड उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। फिर क्या कह रहा है कि थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दो सेपरेटिंग फनल को, उसके बाद स्टॉप कॉक खोलिए। स्टॉप कॉक क्या होती है? ऐसी एक नल टाइप का होता है, इसके बॉटम में लगा होता है, ठीक है? उसे खोलोगे तो लेयर पानी की नीचे आएगी, उसे निकाल लो, और जैसे ही ऑयल वाली लेयर आने वाली होगी उसी समय उसे फटाफट बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा? बीकर में आ जाएगा क्या? वाटर, और ऑयल कहाँ रह जाएगा? सेपरेटिंग फनल के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? जो दो इमिसिबल लिक्विड्स थे, केरोसिन ऑयल और वाटर, उन्हें हमने सेपरेट कर दिया, राइट? Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. जैसे ही केरोसिन ऑयल यहाँ तक पहुंचे नीचे स्टॉपकॉक तक, वैसे ही फटाफट से उसे बंद कर दीजिए ताकि सिर्फ हमारे बीकर में आए पानी, है ना? और सारा का सारा केरोसिन ऑयल कहाँ रह जाए? सेपरेटिंग फनल के अंदर। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन क्या है सेपरेटिंग फनल यूज करने का। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया केरोसिन ऑयल में से वाटर अगर सेपरेट करना है तब हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर और कोई ऑयल है, कोई भी ऑयल हो सकता है,
तब हम उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर के लिए सेपरेटिंग फनल. In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom of the furnace. जब हम extraction of iron करते हैं, आयरन बनाते हैं प्योर फॉर्म में, किसके थ्रू, ओर से, आयरन के ओर से हमें आयरन बनाना है. उस समय भी हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं. किस लिए, ताकि द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम. ताकि ये जो स्लैग है, स्लैग क्या होता है, स्लैग बच्चे वो पार्ट होता है जिसमें सारी की सारी हमारी इम्प्यूरिटीज चली जाती हैं. ठीक है, वो स्लैग कहाँ रह जाएगा, टॉप पे, और बॉटम पे हमारा क्या आ जाएगा, बॉटम में हमारा आ जाएगा मोल्टन आयरन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आयरन का सॉल्यूशन जो है निकालेंगे और जैसे ही ये स्लैग आने वाला होगा वैसे ही स्टॉप कॉक को फटाफट बंद कर देंगे. ठीक है. The principle is that immiscible liquids separate out in layer depending on their densities. For example, हमने देखा किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में, कि जब हम जोर जोर से उसे घुमाते हैं अपने मिक्सचर को रोटेटिंग मशीन का यूज करके, तब क्या होता है, डेंसर पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं, लाइटर ऊपर रह जाते हैं. तो वैसे ही इस केस में भी होता है. क्या होता है बच्चे, जैसे ही आप सेपरेटिंग फनल के अंदर डालते हो अपना मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर क्या है, 2 इमिसिबल लिक्विड्स. अब वो इमिसिबल लिक्विड्स जो है 2 इमिसिबल लिक्विड्स, अब इनकी क्या होती है, डिफरेंट डेंसिटी होती है, तभी तो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं. राइट. अब क्या होगा इसमें, जो होगा आपका हाई डेंसिटी का लिक्विड, हाई डेंसिटी का लिक्विड बॉटम में आता है, और जो लो डेंसिटी का लिक्विड होगा वो टॉप ऑफ द फनल में आएगा. ठीक है. फिर क्या करेंगे, स्टॉप कॉक ओपन करेंगे, एक को अपने कंटेनर बीकर में निकाल लेंगे और दूसरे के आते ही स्टॉप कॉक बंद कर देंगे. इससे क्या होगा, दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जो कंपोनेंट्स अलग अलग, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो ये कब यूज करेंगे हम मेथड, सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिंग फनल तब यूज की जाएगी जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हमें दिया जाएगा. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. एक है सॉल्ट में डाला है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, ये मिक्सचर. अब आपको दिया गया मिक्सचर और आपसे बोला है इसके दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट आउट कर दीजिए. तब आप क्या सोचेंगे, देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है ये है एक सबलाइम सब्सटेंस. सबलाइम सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ मैम, बच्चे सबलाइम सब्सटेंस वो होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं. क्या दिखाते हैं ये, सब्लिमेशन. अब ये मत पूछिएगा कि सब्लिमेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था सब्लिमेशन क्या होता है. अगर कोई सब्सटेंस सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली.
विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। वो क्या था? सब्लिमेशन। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सब्लाइम सब्सटेंस है, सब्लिमेशन शो करेगा। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया? एक चाइना डिश ली, ठीक है, और उसके अंदर डाल दिया अपना मिक्सचर। क्या मिक्सचर था? सॉल्ट और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड। इसे यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर रखनी है एक इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल मतलब जो फनल हम यूज करते हैं लैब में फिल्ट्रेशन करने के लिए, राइट? उसमें फिल्टर पेपर लगा के फिल्ट्रेशन करते हैं, सॉल्ट निकालते हैं, छानते हैं। उसको क्या करना है? उस फनल को इस चाइना डिश के ऊपर उल्टा करके रखना है, इन्वर्टेड करके रखना है, ठीक है। इन्वर्टेड फनल आपने रखी। उसके बाद एक और काम करना है, जो ये फनल है इसके यहाँ माउथ पे आपने कॉटन भर देनी है ताकि ये क्लोज हो जाए। कुछ भी वेपर्स जो बन रहे हैं वो बाहर ना जाएं, वो वहीं पे ही रुक जाएं। यहाँ पे कॉटन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बर्नर लगा के इसे हीट करना है, ठीक है। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तब क्या होगा देखिए, जो है बच्चे अमोनियम क्लोराइड, ये तो सब्लाइम होगा, यानी कि जैसे ही हम हीट करेंगे ये क्या करेगा? उड़ेगा और सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होगा। तो क्या होगा? ये अमोनियम क्लोराइड सीधे सॉलिड से गैस बनेगा। तो ये क्या करेगा? वेपर्स बनाएगा, और वो वेपर्स क्या करेंगे? यहाँ पे जाकर जो साइड्स हैं, एजेस हैं किसकी? इन्वर्टेड फनल की। वो कैसी है? नीचे से तो हीट आ रही है, वहां जाके वो कूल डाउन होके क्रिस्टल्स बना देता है। कहाँ? यहाँ एजेस ऑफ द फनल पे जाके वो पार्टिकल्स किसके? अमोनियम क्लोराइड के, जो सॉलिड से सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हुए थे, वो कूल डाउन हो जाते हैं और वहां जाकर वो डिपॉजिट कर देते हैं क्या? सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट तो आपके पास नीचे बच जाएगा, किसमें? चाइना डिश में, और जितना भी अमोनियम क्लोराइड होगा वो आपके पास यहाँ फनल में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? आपने क्या यूज किया? सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज किया, और उस सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करके आपने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया। सॉल्ट अलग और अमोनियम क्लोराइड अलग निकाल दिया। अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। यही मैंने अभी बताया, अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, क्या वर्ड लिखा है? सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सब्लिमेबल का मतलब तो है कि वो सब्लिमेशन दिखाएगा, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? वॉलेटाइल का मतलब वही है जो कि वो सब्सटेंस होते हैं वॉलेटाइल जो फटाफट उड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम वॉलेटाइल बोलते हैं, जो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल सब्सटेंस है। अब ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है इसमें से एक तो सब्लिमेबल है और दूसरा सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। वो क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट तो सब्लिमेबल नहीं होता, कभी हमने नहीं देखा कि कॉमन सॉल्ट जो है सीधा सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, नहीं देखा, राइट। तो ये सॉल्ट जो है सब्लिमेबल नहीं है। तो वही कह रहे हैं ये मेथड सब्लिमेशन का कब यूज किया जाएगा? व्हेन मिक्सचर के अंदर
एक तो हो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा क्या हो फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। एक सब्लिमेबल होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे सब्लिमेशन की प्रोसेस को। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। Some example of solids with sublime are अमोनियम क्लोराइड, जिसका हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा, कैम्फर। कैम्फर यानी कि कपूर जो हम मंदिर में यूज करते हैं, वो भी एक क्या है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेशन शो करता है। नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये दोनों भी क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब भी हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसका एक कंपोनेंट तो है वॉलेटाइल यानी कि सब्लिमेबल इन नेचर और दूसरा कंपोनेंट है नॉन वॉलेटाइल नॉन सब्लिमेबल, उस केस में हम कौन सी टेक्निक या प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करके हम कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Is the dye in the black ink a single color? जो हम ब्लैक इंक यूज करते हैं उसके अंदर जो डाई होती है, क्या उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कलर प्रेजेंट होता है या डिफरेंट कलर से मिक्सचर से वो बनाई जाती है? तो देखते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो होता है उसकी क्या लेनी है, एक थिन स्ट्रिप आपको लेनी है। Draw a line on it using a pencil approximately 3 centimeter above the lower edge. एक लाइन बनानी है। Put a small drop of ink water soluble that is from a sketch pen or fountain pen at the center of the line. Let it dry. सबसे पहले क्या किया आपने, एक फिल्टर पेपर की पतली सी थिन स्ट्रिप ली और उसके ऊपर क्या किया, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली कितना ऊपर, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। अब इस पे लगाना है क्या, इस लाइन के सेंटर पे आपको इंक का एक स्पॉट लगाना है। ये नहीं कि आपने पूरी लाइन पे ही इंक लगा दी, नहीं, सिर्फ एक स्मॉल ड्रॉप बनाना है। कहाँ, इस लाइन के सेंटर पे, और उसे ड्राई होने देना है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in it. Leave it undisturbed. क्या करना है, एक कोई भी आपको कंटेनर लेना है, वो बीकर हो सकता है, कोई जार हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, कुछ भी, और उसके अंदर क्या करना है, ये जो आपने थिन स्ट्रिप ली थी जिस पे आपने इंक की ड्रॉप लगाई, उसको आपने इसके अंदर रखना है। किस तरीके से रखना है, पानी के अंदर पूरा डूबना नहीं चाहिए, सिर्फ जो लोअर पार्ट है ना इस स्ट्रिप का, यानी कि ये जो डॉट है ये ऊपर रहना चाहिए पानी से, और इसको वाटर में रख देंगे। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे ये राइज करेगा फिल्टर पेपर पे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि अलग अलग स्पॉट्स बनते जा रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो ये डाई थी इसके अंदर डिफरेंट मिक्सचर थे, डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो अलग अलग होते जाएंगे। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस में आखिर हो क्या रहा है। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट। जो इंक हम यूज करते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है उसके अंदर वाटर, और डाई क्या है, डाई उसके अंदर एक सॉल्यूट का काम कर रही है। एज the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है, राइट,
किस पे बढ़ रहा है? जो फिल्टर पेपर पे आपने इंक का स्पॉट लगा के उसे डिप किया है जार में जिसके बॉटम में पानी है, वो क्या करेगा? फिल्टर पेपर धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर सोखेगा और ऊपर पानी चढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल राइज होगा, क्या होगा? डाई के पार्टिकल्स भी वाटर के साथ ऊपर ऊपर राइज करते जाएंगे फिल्टर पेपर पे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। डाई भी क्या है? डाई भी एक तरीके का मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज्यादा कलर्स को हमने मिला के बनाया है। The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated। क्या कह रहे हैं? जो आपकी डाई है, राइट, वो किससे बनी है? वो कंपोनेंट से बनी है, अलग अलग 2 कंपोनेंट से मिलाकर बनाई। वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उस डाई के, उसके अंदर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। किस में? पानी यानी कि वाटर में। कोई कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो पानी में ज्यादा घुलता है, जल्दी से सॉल्युबल होता है वाटर में, और उसका कोई कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ी सी देर में डिसॉल्व होगा वाटर में, राइट। अब जब आपने जार के अंदर पानी रख के उसमें फिल्टर पेपर डाला जिसके ऊपर आपने क्या किया है? इंक का एक स्पॉट लगाया है, राइट। वो क्या करेगा? फिल्टर पेपर धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर राइज करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वाटर राइज करेगा तो उसके साथ ही क्या राइज करेगा? जो कंपोनेंट आपका डाई में प्रेजेंट है और वो जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, है ना। वो क्या करेगा? जो जल्दी सॉल्यूबल होता है, जो क्या है? द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्यूबल। जो ज्यादा सॉल्यूबल है पानी में वो तो पहले घुल जाएगा ना पानी के साथ, और वो पहले ऊपर राइज कर जाएगा, और जो कम सॉल्यूबल है वो थोड़ी सी देर के बाद घुलेगा पानी के अंदर, थोड़ा सा टाइम लेके डिसॉल्व होगा पानी के अंदर, राइट। तो इस वे में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी दोनों की अलग है पानी के अंदर, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इस टेक्निक को यूज करके हम डाई के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, राइट। अब इस प्रोसेस का क्या है? नाम जानना है। क्या खास नाम है जिससे हमें इस मेथड को बुलाना है? क्या है वो नाम? वो है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? क्रोमेटोग्राफी। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं मिक्सचर में से, ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? क्रोमा जो वर्ड है इन ग्रीक मीन्स कलर, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब हुआ? कलर्ड कंपोनेंट को आपने अलग अलग करना है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। किस लिए यूज की जाती थी ये टेक्निक? कलर्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज की गई थी, इन्वेंट की गई थी, इसीलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया? क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। जो solute थे, अलग अलग solute थे, वो soluble किस में है? सेम सॉल्वेंट में है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाई के केस में क्या बोला? हमने ये कहा कि जो दोनों कंपोनेंट है उस डाई के अंदर वो दोनों ही किस में घुलते हैं? सॉल्यूबल होते हैं सेम कंपोनेंट में। क्या है वो सेम सॉल्वेंट? वाटर। दोनों के दोनों वाटर में सॉल्यूबल है। बस डिफरेंस कहाँ आता है? ज्यादा सॉल्यूबल या फिर
कम सॉल्यूबल होने में, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या होगा, मोर सॉल्यूबल इन वाटर, वो ज्यादा घुलता है, जल्दी फटाफट से सॉल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, और दूसरा क्या होगा, लेस सॉल्यूबल इन वाटर। तो इस डिफरेंस की वजह से ही हम सेपरेट कर पाते हैं कंपोनेंट्स को। टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इन सब के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी प्रोसेस है क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक क्या है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं, सॉल्यूबल नहीं होते, उस केस में हमने क्या टेक्निक यूज करी, हमने वहां पर यूज किया सेपरेटिंग फनल मेथड, जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल में डाल दिया था केरोसिन ऑयल और वाटर को, और वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं और हम उन्हें सेपरेट कंपोनेंट्स में निकाल पाते हैं, राइट। पर अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक साथ घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं एक दूसरे में, तब हम क्या करेंगे, हम किस प्रोसेस को यूज करेंगे। देखिए, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन में अगर आप पानी वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, एक मिसिबल मिक्सचर। एसीटोन वाटर में क्या है, मिसिबल होता है, घुल जाता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या मेथड हम अपनाएंगे, फ्रॉम देयर मिक्सचर, एसीटोन और वाटर को अलग करना है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद द थर्मोमीटर, अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर। ये क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को करने के लिए जो हमें apparatus सेटअप करना पड़ेगा वो दिखाया गया है। हीट द मिक्सचर स्लोली, कीपिंग अ क्लोज वॉच at the thermometer. The acetone vaporizes, condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet. Water is left behind in the distillation flask. It is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Distillation की जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम, डिस्टिलेशन। ये क्या है, ये एक सेटअप है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है, राइट। ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसके बाद यहाँ क्या यूज किया जाता है, एक कंडेंसर। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर क्या होता है, हम अपना मिक्सचर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लेंगे, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेंगे, और इससे क्या करेंगे, हम बर्नर के ऊपर हीट करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से जो कंडेंसर हम लगाते हैं, इस कंडेंसर में देखिए दो चीजें हैं ध्यान देने वाली। एक तो वाटर का इनलेट होता है जहां से हम वाटर को पास करते हैं अंदर, और एक वाटर का आउटलेट होता है जहां से पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। पर ये जो पानी है ये आपका अंदर वाली लेयर, ये देखिए अंदर वाली जो लेयर है इससे सेपरेट होता है, अलग कंपार्टमेंट में होता है। तो ये यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि जब डिस्टिलेशन फ्लास्क से कोई कंपाउंड यहाँ पर वेपर्स बनाए, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाए, तो क्या करेगा कंडेंसर, कंडेंसर करवाता है उसकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस है, जिसमें हम
गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो कंडेंसर क्या करेगा, वो उन वेपर्स को कंडेंसेशन कराकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपको यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा बीकर में, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा मिक्सचर था किसका, एसीटोन का और वाटर का, उसको लिया कहाँ, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। फिर क्या किया, हीट किया, हीट कर दिया, राइट। अब यहाँ क्या था, एसीटोन और वाटर जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में सफिशिएंट ह्यूज डिफरेंस है। तो क्या होगा, एसीटोन तो जल्दी वेपर्स बनाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो एसीटोन जो है वो क्या करेगा, वो वेपर्स बना देगा, राइट। जैसे ही एसीटोन के वेपर्स बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, कंडेंसर के अंदर जाएंगे, और वहां पर कूलिंग, किसने कूलिंग करके रखी है, वाटर ने। उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, और जो एसीटोन के वेपर्स बनेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप यहाँ पर एक बीकर लगाकर क्या करेंगे, उस एसीटोन को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो आपको क्या मिला, यहाँ तो एसीटोन मिल गया, और यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर क्या बचा रह गया, वाटर बच गया, राइट। तो हमने क्या किया, दो मिसिबल लिक्विड्स थे, एसीटोन और वाटर, आपस में घुल मिल के सॉल्यूबल होके बैठे थे, हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, पानी को अलग और एसीटोन को अलग निकाल दिया, राइट। अब यहाँ देखिए, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। पहली चीज ध्यान में देने वाली क्या है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस तभी आप यूज करेंगे जब आपके होंगे दो मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स के केस में ही आप डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं हो जानी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जरा सोचिए, अगर ऐसा होता कि वाटर और एसीटोन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होते, राइट। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तब क्या होगा, जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो वाटर और एसीटोन तो दोनों सेम ही टेम्परेचर पर वेपर्स बना लेंगे, राइट। और अगर वो कंडेंसर से पास भी होगा तब भी एंड में तो मिक्सचर वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। पर क्योंकि एसीटोन और वाटर दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इस वजह से क्या हुआ कि एसीटोन ने पहले वेपर्स बनाए और उन्हें हमने फटाफट से कंडेंस कर लिया और लिक्विड फॉर्म में एसीटोन अलग हो गया, राइट। क्योंकि वाटर और एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था। अगर डिफरेंस नहीं होता तो हम इन्हें मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखी बहुत सारी न्यू डिफरेंट टेक्निक्स, जिन्हें हम किस लिए यूज करते हैं, हम इन्हें यूज करते हैं मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, ताकि हम उन्हें प्योर फॉर्म में भी यूज कर पाएं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।